नमस्कार, मैं सौरभ सरोज शर्मा। आज 4 अगस्त है और आज एक बड़े राजनेता, जनता के नेता शिबू सोरेन का देहांत हो गया। वो अस्पताल में भर्ती थे, लंबे दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्होंने आज अंतिम सांस ली। आइए थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं शिबू सोरेन के बारे में, उनके थोड़ा इतिहास के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रमुख भारतीय राजनेता, समाज सुधारक और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक थे। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को तत्कालीन बिहार, अब झारखंड के हजारीबाग जिले, वर्तमान में रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। वे झारखंड की राजनीति और आदिवासी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। आज 4 अगस्त 2025 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जीवन कैसा था, उसे समझिए। शिबू सोरेन का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता सबरन सोरेन एक शिक्षक थे और उस क्षेत्र में पढ़े लिखे आदिवासियों में गिने जाते थे। शिबू सोरेन का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। 1957 ईस्वी में जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, उनके पिता की महाजनों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इस घटना ने उनके जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया और उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रेरणा मिला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेमरा गांव के स्थानीय स्कूल में शुरू की और बाद में दुमका से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय, अब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, से इंटरमीडिएट और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि पिता की हत्या के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया। शिबू सोरेन का राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा था कि शिबू सोरेन का राजनीतिक सामाजिक जीवन आदिवासी समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष पर आधारित था। पिता की हत्या के बाद उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जो आदिवासियों के शोषण का प्रमुख कारण थी। 1960 के दशक में उन्होंने धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसमें आदिवासियों को संगठित कर महाजनों द्वारा हड़पी गई फसलों को वापस लेने का अभियान चलाया। इस आंदोलन ने उन्हें आदिवासी समुदाय में लोकप्रिय बनाया। 1972 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और झारखंड को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनके नेतृत्व में ही जेएमएम ने झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन जो चल रहा था उसको गति दिए। परिणाम स्वरूप 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद चुने गए और केंद्र व राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। शिबू सोरेन ने पहली बार 1977 ईस्वी में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1980 में वे पहली बार दुमका से सांसद चुने गए। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 और 2014 में भी इस सीट से जीत हासिल किए। 2002 और 2019 में वे राज्यसभा के सांसद बने। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा। पहला बार 2005 में 2 मार्च से 12 मार्च तक, यह उनका सबसे छोटा कार्यकाल था, जो मात्र 11 दिन चला, क्योंकि वे बहुमत साबित नहीं कर पाए। 2008 से 2009 बीजेपी के समर्थन से
145 दिन तक वे मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, लेकिन गठबंधनों में मतभेद के कारण यह सरकार गिर गई। 2009 से 2010 के 151 दिन का कार्यकाल जो बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद समाप्त हो गया। शिबू सोरेन 3 बार केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे, 2004, 2004 से 2005 और 2006, लेकिन विभिन्न विवादों के कारण उन्हें अपने कार्यकाल पूरे होने में दिक्कतें आई। शिबू सोरेन ने 1993 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो झारखंड अलग राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। शिबू सोरेन का जीवन विवाद से घिरा रहा। 1975 ईस्वी में चिरूडीह हत्याकांड में उन पर 11 लोगों की हत्या का आरोप लगा, जिसके कारण 2004 में उन्हें केंद्रीय कोयला मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा 1994 ईस्वी में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में भी उनकी संलिप्तता का आरोप लगा, जिसके लिए उन्हें दिल्ली की एक अदालत में दोषी ठहराया था। हालांकि उनके समर्थकों का मानना था कि ये आरोप क्षेत्र को उनको बदनाम करने के लिए लगाए गए थे। शिबू सोरेन ने रूपी किस्कू से शादी की थी और उनके 3 बेटे दुर्गा, हेमंत और बसंत तथा एक बेटी अंजलि हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को उनके समर्थकों द्वारा गुरुजी अथवा दिसेम गुरु यानी भूमि का नेता के रूप में सम्मान किया जाता है, जो उनकी आदिवासी समुदाय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिबू सोरेन लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें किडनी की बीमारी, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज जैसी समस्याएं थी। जून 25 में उन्हें स्ट्रोक के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 4 अगस्त 25 की सुबह 8:56 आज 8:56 पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में अतुलनीय योगदान दिया। उनकी अगुवाई में जेएमएम ने न केवल झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया, बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिया। उनके निधन को झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। उनके समर्थक और जेएमएम कार्यकर्ता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करते हैं जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और आदिवासियों के हक के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। शिबू सोरेन की कहानी एक साधारण आदिवासी बालक से दिसेम गुरु बनने की प्रेरणादायक यात्रा है, जो झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। ये थे शिबू सोरेन और उनकी राजनीतिक यात्रा। यह आज इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन इनका जो इतिहास रहा है वो बहुत ही अनुकरणीय और विस्मरणीय रहा है। वे लगातार संसद में ही बोलते रहे हैं। उन्हीं के एक वक्तव्य को जो संसद में उन्होंने दिया था, हम यहाँ लगा रहे हैं। इसके बाद आप उसको भी सुने कि किस तरह से इस तेज तर्रार नेता के रूप में शिबू सोरेन अपने आप को स्थापित किए और आदिवासियों के लिए एक मिसाल बनकर जिए और अंत तक रहे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। एक सूचना जो देनी थी हमें अपने दर्शकों को, तो वो ये कि आर्थिक जरूरतें तो होती ही है, तो आप हमारा मेंबरशिप लेकर के हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। हमारे 2 मेंबरशिप हैं, एक प्राइमरी मेंबरशिप, एक स्पेशल मेंबरशिप। प्राइमरी मेंबरशिप जो है 89 रुपीज़ का है और स्पेशल मेंबरशिप जो है 159 रुपीज़ प्रति माह है। तो आपको इसमें जो बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं और इससे हमारे काम करने में मदद मिलेगा आर्थिक तौर पर। नमस्कार, देखते रहिए चैनल। शुक्रिया,
आगे शिबू सोरेन का जो पार्लियामेंट में एक बयान भाषण दिए थे उसका एक वीडियो देख लीजिए। शिबू सोरेन जी। माननीय सभापति महोदय, आज विशेष करके 4 दिन का जो वाद विवाद में हम लोग बैठे हैं, 50 वर्षों के बाद 50 साल का आज़ादी और 50 साल अपने ही हम लोग अपना देश को राज किए, इसके बाद कमियां महसूस हुई हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कमी तो ऐसा कमी है जिसका चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि क्या हम माननीय सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोली चाली में हम लोग तड़क भड़क करते हैं, पीछे वाले लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, तो खैर उस पर सुधार लाने का बात हम लोग कहते हैं। और 50 साल देश चलाए, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, और कोई नहीं दावा के साथ कह सकता है कि अपने इलाका में आपने क्या किया। 50 साल जो सत्ताधारियों ने सत्ता चलाया, उनको और ज्यादा कमी महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होगा, वो तो घंटों भर समय ले रहे हैं, तो बाकी लोग कब क्या बोलेंगे। भाई अगर इतना जानते हैं तो आप कुछ तो करना चाहिए। हम सभापति जी महोदय जी झारखंड इलाका, जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूं, और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका है। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। हो जाएगा। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं। गांव उजड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे, रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में सभापति महोदय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा है। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए, ये मल्टी मिलियन लोग, बड़े बड़े दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है, कैसी कानून है, कैसा विधान हमारे लिए बनता है कि सब कुछ हमारा और मेरे लिए कुछ नहीं। ये समस्याएं हैं। जब कानून बनता है तो कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है। आज इस संदर्भ में हमें कहना, सभापति महोदय, हम अलग राज्य के लड़ने वाले आदमी हैं, और यहाँ कभी कभी चर्चा भी होता था सत्ता विकेंद्रीकरण, माने छोटे
बड़े बड़े राज्यों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्यों की, छोटे राज्यों की आवाज हमेशा बुलंद होते रहा। इस सदन में ये बात किसी ने नहीं उठाया, इसलिए कि सबको बड़ा प्यार है मुख्यमंत्री बने रहने का और प्रधानमंत्री भी बनने का। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ तो कई पार्टियों को मिला करके प्रधानमंत्री बनेगा, ये चलेगा परंपरा ढेर दिन तक। इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होने से ही हम समुचित विकास का उम्मीद कर सकते हैं, और इस पर केंद्र सरकार हमेशा अड़ंगा लगा के, आप बताइए मजाक है? कोई प्रधानमंत्री लाल किला से घोषणा कर देते हैं कि हाँ ये उत्तराखंड राज्य बनेगा। कहां गया उत्तराखंड राज्य? अब हमारा बिहार सरकार अब भेजा झारखंड राज्य होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को भेजा गया है। कोई चर्चा नहीं है केंद्र में। यहाँ बड़े अफसर के पास चला जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास, उनके पास खाता पत्थर उल्टा पलटा करके ये लोग बैठे रहते हैं। इसलिए देश को नाश करने का तो जिम्मेवारी हम ही लोग पर है, कोई विदेशी आदमी थोड़ी है। इसलिए ये चिंता की बात है कि आखिर होगा क्या। जितना पब्लिक सेक्टर का हालत अभी जो है, हमारे यहाँ जैसे बोकारो कारखाना, HEC, सिंदरी को तो बर्बाद कर दिया। इन सभी बड़े बड़े उद्योग हजारों करोड़ रुपए के घाटा में चल रहे हैं। कोयला धरती से सीधा निकलता है, कोयला जिसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोयला निकालने का बात उसमें भी घाटा। भाई फायदा किसमें होगा? बहता हुआ पानी से बिजली निकलता है, उसमें भी घाटा, तो फायदा किसे होगा? पानी बिजली का दुरुस्त हम लोग पर क्या जुल्म नहीं हुआ? ये पूरे देश में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अनुभव हो गया। आप कहीं के लोग सुखी नहीं। इसलिए जब राज चलाना है तो ये विकेंद्रीकरण, पावर बांटना है तो पॉकेट में रख के क्या होगा? इसको कहां जोड़ना? क्यों परेशान है? अलग राज कोई बोलने नहीं चाहते, क्या बात है भाई? क्या तकलीफ है उससे आपको? आप घर में भी अगर 5 भाई हैं तो आप 5 भाई किसी दिन अलग होते ही, अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देश विभक्त होने का कहां सवाल है? कहीं बोलता देश टूट जाएगा विदेशी ताकत का। इसके पहले जो कुछ हाथ इसमें है, हाथ इसमें है, और पूरा देश में आग लगा तो किसका हाथ है? हम लोग सोचने की बाहर, आखिर होगा क्या? कौन विदेशी ताकत जुड़ गया? इसलिए हम लोगों का सोच गड़बड़ है, और हम लोग कहीं न कहीं जनता को गड्ढा में धकेले जा रहे हैं। हम तो समझते हैं इतना भाषण यहाँ हम लोग कर दिया, लेकिन काम कितना होगा अब आगे देखा जाए। कहा कि 50 साल तक तो भाषण ही देते आए। इसलिए सर जमीन पर काम होना चाहिए। जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रही है, जनता को समझ में आ गया है कि अब क्या करना होगा। बड़ा मुश्किल का बात है, तरह तरह का बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या, अभी बहुत पेपर वाले पूछते रहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, ये प्रधानमंत्री सेल बनाए हैं। हम बोले बहुत अच्छा बात है भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचार कैसा है, वो किस प्रकार का जंतु है, उसका पहचान होना चाहिए ना। हल्ला करने से नहीं होगा। सब खबर कागज में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। क्या है भ्रष्टाचार भाई? भ्रष्टाचार के कहीं कोई पहचान नहीं यार, हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार। अच्छा, और सभापति महोदय, बेरोजगारी, नौकरी देकर के बेरोजगारी का हल कभी होने वाला? और भारत वर्ष जैसे जगह में यहाँ बंजर भूमि है, जंगल उजड़ गया, और सारे नौजवान लोग नौकरी के लिए लाइन लगाए रखे। नौकरी का माने क्या है? मोटा मोटी नौकरी का माने है बैठ के खाने का धंधा, हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। आज हम लोग पंजाब हरियाणा को क्यों बोलते रहते हैं कि लोग अनाज उपजाया, देश को खिलाया, तो बाकी जगह की आग लगा हुआ है? बाकी जगहों पर भी हो सकता है। हमारे झारखंड में धरती के नीचे जितना धन है, ऊपर भी उतना धन उग सकता है। सिर्फ पानी का मामला है, और लिफ्ट इरिगेशन योजना के द्वारा जितना बना, पठारी इलाका में लिफ्ट ही जा सकता है पानी ऊपर। अफसरों ने बनाया, उसके बाद फिर मीटिंग करके उसको खत्म कर दिया, बोला कि नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। 5 लाख 10 लाख 8 लाख खर्चा किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर एक गांव में 50 कुआं 40 कुआं चापाकल पूरा गाड़ दिया, 30-40 हजार रुपया खर्चा हुआ, मुंडी नहीं लगा।
बिना मुंडी का चापाकल है। सभापति महोदय बोलने दीजिए, थोड़ा जंगल का गांव का तकलीफ है, शहर का तो बहुत आपने सुना। 1-2 मिनट और बोलिए। किताब में लिखा हुआ सिर्फ, हम तो किताब में हम कुछ लिखा नहीं है, मुझे जो देखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। हजारों 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 कई हजारों में चापाकल गाड़ दिया, उसमें आज 10 साल तक उसमें मुंडी नहीं लगाया, वही चापाकल, ऐसे ही बिना मुंडी का चापाकल, और जितना लिफ्ट इरिगेशन टूटा हुआ। तो ये कैसी योजना है? अब हमारे यहाँ विशेष करके ये पठारी विकास, वर्ल्ड बैंक से पैसा लोग ला रहा है, हमारे भारत सरकार के लोग, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है। क्या है? वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि आदिवासी, गिरिजन, हरिजन, दुर्जन, दुखी लोग, इनका विकास करना चाहिए। हमारे बिहार में चलता है वर्ल्ड बैंक का मामला। हम बोला भैया वर्ल्ड बैंक वाले जंगल के ऊपर वहां 18 फुट का सड़क बना रहे हैं। हम बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? बोले एकदम ऊपर से आया है, वर्ल्ड बैंक का फैसला है। कहां से? दिल्ली से। और कहां से? अरे दिल्ली में तो मैं रहता हूं, बताओ क्या नहीं पूछा, मेरे लिए सड़क हो रहा है। हम कई अफसरों को बोला कि भाई देखो ऐसा क्यों हो रहा है? पैजामा कुर्ता अगर हमारे लिए बन रहा है तो हमारा नाप होना चाहिए कि नहीं? कमिश्नर अपने नाप ठोके जा रहा है, अपना नाप से बना जा रहा है, मंत्री अपना नाप दिया जा रहा है, तो कैसे बनेगा? वर्ल्ड बैंक का ये हालत है। जिस आदिवासी का जेब में कपड़ा नहीं उसका नाप का कुर्ता बना रहा है, तो आइए सब लोग अपना नाप दिए जा रहे हैं और मंत्री लोग दिए जा रहा है। इसीलिए ये कैसे काम होगा? सभापति महोदय पूरा बर्बाद, पूरी बर्बाद। अब इसका पूरा देश के अंदर आक्रोश है और इस भाषण उसन से हम होने वाला है, कुछ करना होगा, बहुत जरूरी है, करना होगा। आज आजादी का बात हम लोग बोलते हैं, आज गांव में कोई आदमी नहीं जानता आजादी किस चिड़िया का नाम है। चलिए हम आपके सामने बता दें, कोर्ट कचहरी बोलता थाना, वो तो थाना तो हुजूर मार मार, कोर्ट जिसका पैसा उसी का कोर्ट है। कितने लोग हैं? 95 और 5 हम लोग चिल्ला। जब तक आदमी शिक्षा दीक्षा में नहीं जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा नहीं लागू होगा, जिसको बड़ा बुद्धि से आदिवासी, हरिजन, गरीब लोगों को पढ़ने नहीं पढ़ने दिया गया। यही आप हमारा देश का हाल है। इसलिए कौन व्यवस्था होगा इसको सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं कि 12 साल 14 साल तक का फ्री पढ़ाई, तो फ्री पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और नहीं तो समता नहीं आ सकता है, समानता कभी नहीं आएगा। मनुष्य के अंदर जो समान है, समता पार्टी नहीं भाई, समानता नहीं आएगा। हम लोग जहां के तहां रहेंगे और लुटाते रहेंगे। इसलिए आज जहां तहां आक्रोश है, और हमारे तरफ तो पूरा आग लगा हुआ है, कहीं उग्रवादी है, कहीं बम चल रहा है, 10-20 लोग रोज मारे जा रहे हैं। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा पीने का पानी। धन्यवाद कर दूं। शिक्षा का विशेष कर कहना है सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार को पूरे देश में एक कानून बना देना चाहिए। अभी तो प्राइवेट स्कूल सारा चल रहा है सब जगह, और जिसका कोई पैसा नहीं दे सकता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए एक किस्म का पढ़ाई हो, और पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं हो, पढ़ाई आज के युग में कमाने खाने वाला टेक्निकल मैकेनिकल का पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले। और पशुपालन दुनिया का विभाग है, जो सरकार काम करने चाहेगी तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।